स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कई बार प्रश्न बने हैं, तो उसी के अंतर्गत एक एक करके हम सभी को देखेंगे। आज हमारा पहला है ब्रिक्स। तो हम ब्रिक्स से संबंधित इसके बारे में काफ़ी डिटेल जानेंगे। साथ ही ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, इसके अलावा अन्य फैक्ट है, अन्य कई तथ्य है, उसे भी हम जानेंगे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड किया गया है। तो चलिए हम पहले ब्रिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रिक्स है वह किसके लिए स्टैंड्स करता है, तो यहाँ देखिए बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, तो इसको हम सारे को अभी डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कि आपको पाँचों के बारे में बताया गया, ये सभी क्या है, तो इन सभी से मिलकर ये ब्रिक्स बना है। तो चलिए हम इन सभी को एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए ये आप देख रहे होंगे विश्व का मैप। इसमें आप देखिए अलग अलग महादेश से भी इसमें देश जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए आपका हो गया ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कौन सा महादेश में है, तो ये आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, यानी कि यह साउथ अमेरिका में है। और इसकी कौन सी देश है, तो यहाँ से ब्राज़ील है। इसके अलावा आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है यहाँ पे, ये कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका। अब आ जाइए एशिया में। तो एशिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 देश पूर्ण रूप से एशिया से हैं। एक है ऊपर में चाइना और नीचे यहाँ पे इंडिया यानी कि भारत। इसके ठीक ऊपर में आते हैं यानी कि नॉर्थ में, तो आपको यहाँ पे कौन सा देश देखने को मिल रहा है, तो ये रसिया देखने को मिल रहा है, यानी कि रूस। तो रूस को हम कह सकते हैं यह एक यूरोपियन कंट्री भी इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन जो रूस है वह क्या है, तो यूरोप प्लस एशिया दोनों का भाग है। जो रूस का यहाँ पे देख सकते हैं जो पूर्वी भाग है वह एशिया में आता है, और इसका यहाँ पे जो पश्चिमी भाग है वो कहाँ आता है, तो यूरोप में आता है, यूरोप महादेश में। तो इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं इन पाँचों को। अब चलिए आगे जानते हैं कि ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2008 का जो आर्थिक संकट हुआ था, उसमें अमेरिका से शुरू हुआ वह आर्थिक संकट, तथा तमाम वैश्विक वित्तीय संगठन जितने भी थे, विश्व बैंक, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जैसे जितने भी वित्तीय संस्थान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका अथवा यूरोप के वर्चस्व से ही शुरू से रहा इसमें। तो इसके लेकर जो आर्थिक संकट आई थी, तो उसमें इन सभी को अपने चपेट में ले लिया था। तो ऐसे में अमेरिका के संकटग्रस्त होने से इन सभी जितने भी अर्थव्यवस्था थे सभी पर अनावश्यक बोझ पड़ गया था। इसी कारण इसी को निपटने के लिए एक ब्रिक्स की समूह की स्थापना की बात चल रही थी। तो आगे यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो गोल्डमैन सैक्स, यह कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित एक निवेश बैंक है। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो उसके एक अर्थशास्त्री थे, इनका नाम आपको याद रखना है, कौन थे, जिम ओ नील के द्वारा 4 देशों, शुरुआत में 4 देशों की बात की गई थी जिम ओ नील के द्वारा, कि ये जो 4 देश हैं कौन कौन, इसे देखते हैं। ये देख सकते हैं यही 4 देशों की बात की जा रही है यहाँ पे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। 3-4 देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास के लिए नए संभावनाएं जुटाने के लिए एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिम ओ नील के द्वारा। तो यही शुरुआत में इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ब्रिक, बाद में यह ब्रिक्स बना, तो उसे भी हम जानेंगे। 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू हुआ। जो 2006 में क्या हुआ, वहाँ के जितने भी विदेश मंत्री थे ब्रिक के, वे 4 नेशन के, उनकी एक बैठक हुई। फलस्वरूप यहाँ पे क्या निकला, तो इस बैठक में बात कही गई कि जितने भी सरकार के प्रमुख हैं, जैसे हमारे यहाँ सरकार के प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, तो और अन्य जगह प्रेसिडेंट होते हैं। तो उसी को कहा गया कि जो ब्रिक है इसकी जो बैठक होगी अगले साल से, जो सरकार के प्रमुख हैं उनके बीच आयोजित होना चाहिए। तो इसी के देखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फलस्वरूप ब्रिक का शिखर सम्मेलन 2009 में स्टार्ट हुआ। तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएगा
कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 2009 में। ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था, तो रूस के येकतेरिनबर्ग में, जिसमें कितने देश शामिल थे, 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। उस समय साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, जैसा कि आप इसे इमेज के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उस समय गए थे रसिया में, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो यह 2009 की घटना है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया कि 2010 में इसमें कौन सा देश जुड़ गया। देखिए यहाँ पे अलग कलर से दिखाया गया, ये साउथ अफ्रीका इसमें जुट गया। और यही जो ब्रिक था अब क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो आप इससे आप डिटेल में समझ गए होंगे। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सानिया में तीसरे जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। और 2010 में इसने अपनी उपस्थिति वहां पे बता दिया था कि शामिल हो गया है, लेकिन 1 साल बाद इसमें क्या, तो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब चलिए हम जानते हैं कि इतनी बड़ी जो संगठन है उसके बनाने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक अस्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग और व्यापक बढ़ाना था। जितने भी देश थे उन्हीं के बीच में। यह वित्तीय संकट के बारे में भी आपको अभी डिटेल में बताया गया। ब्रिक्स का और क्या क्या था, जैसे आप पढ़ सकते हैं, पीपुल टू पीपुल जो एक्सचेंज है, कनेक्शन है, बना रहे। जितने भी ब्रिक्स के नेशन हैं उनकी संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म, लोगों को समझे, उनके जो युवा हैं वो एक दूसरे के निकट आए, इसी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कहा गया है कि ब्रिक्स समझौतों से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार यानी कि इनोवेशन में जितने भी हेल्प हो उसको, साथ ही सीमा शुल्क सहयोग, जितने भी ब्रिक्स के जो नेशन है उनके जो सीमा शुल्क है उसमें भी सहयोग की बात की गई, अगर वे एक दूसरे से व्यापार करते हैं तो। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो हम यहाँ पे समझना है, जब ब्रिक्स बना तो वहाँ पे क्या, तो एक बैंक बनाया गया इसका अपना। कौन सा बैंक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना वह क्या है। इसके बाद में हम जानेंगे आकस्मिक रिजर्व बैंक के समझौते के बारे में। अब चलिए हम जान लेते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया, पहला तो इसे एनडीबी शॉर्ट में कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया। तो यह विचार कब किया गया था, 2012 में, लेकिन इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। चलिए उसे हम समझ लेते हैं, काफ़ी डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा। विश्व बैंक के विपरीत, जिसमें पूंजी शेयर के आधार पर वोट प्रदान करता है, आप देखते होंगे विश्व बैंक में वहाँ पे जिस देश का पूंजी शेयर ज़्यादा है उसको ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू मिलता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहाँ पे क्या कहा गया था कि जितने भी भागीदार देश हैं उनके पास वीटो का अधिकार नहीं होगा। तो यह इसकी खासियत थी। एवं यहाँ पे कहा गया था कि जो यह संगठन था, जो यह बैंक था, जब यह बना तो इसके लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। समस्याओं के रूप में हम समझते हैं, दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में 2013 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के नेता नया विकास बैंक बनाने के मुद्दे पर सहमति बनाने में नाकाम रहे। हालांकि लग रहा था 2012 में हो जाएगा, लेकिन 13 में भी नहीं हो पाया। तो अब असहमति का जो प्रमुख आधार था, क्या था असहमति का कारण, तो सभी देश के अपने अपने जो हित हैं उसको साध रहे थे। तो देखिए यहाँ पे क्या था, चीन और भारत क्या चाह रहा था, जो यह बैंक है, चीन चाह रहा था कि यह बैंक का मुख्यालय मेरे यहाँ रहे, भारत चाह रहा था कि इसका मुख्यालय मेरे यहाँ रहे। इसके बाद देखिए चीन क्या चाहता था, चीन चाहता था कि भागीदार अर्थव्यवस्था के आकार अनुपात में हो। चीन का कहना था कि जो जितनी राशि देता है उसकी वैल्यू उतना हो, लेकिन जितने भी ब्रिक्स के अन्य सदस्य थे वे इस पे नहीं मान रहे थे। वे जान रहे थे कि चीन को इससे एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पूंजी है, तो वह अपना मनमाना कर सकता है। जैसा कि चीन से सभी लोग परिचित हैं, हमेशा मनमाना करता ही है। तो इसी का डर था, इसीलिए यह बैंक का जो क्या कहें तो स्थापना नहीं हो पा रही थी। वर्ष 2014, ये तिथि याद रखिएगा जब यह बैंक का स्थापना हुआ। तो ये पूछा जाएगा कि एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2014 में हुई। तो कहाँ हुई, ब्राज़ील के फोर्टोलेजा जो सम्मेलन हुआ था उसी समय, जो छठा ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था उसी समय हुआ था। और इसमें भी अंत तक आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक
न्यूज़ एजेंसी की बात की जाए, राइटर की, अगर आप जानते हैं कि राइटर कहाँ की एजेंसी है तो आप इसे कमेंट में बताइए। कहा जा रहा है कि 2014 सम्मेलन में असहमति का दौर जारी था। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार आखिरी 10 मिनट में समझौते पर राजीनामा हुआ। सोच सकते हैं आखिरी 10 मिनट में हुआ, अर्थात 2014 में भी टलने वाला था लेकिन हो गया। अब जब समझौता हुआ तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि समझौते के तहत हुआ क्या क्या। तो चलिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इस समझौते में पहली बात तो यह हुआ कि चीन को जो चाह रहा था उसे मिल गया, यानी कि एनडीबी का मुख्यालय चाइना में बना दिया गया। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वह संघाई कहाँ है, तो चीन में। आप देख सकते हैं यही है मुख्यालय। ये सेम चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं, ये संघाई शहर में यहीं पे मुख्यालय है। एवं भारत को क्या मिला, तो पहली अध्यक्षता भारत को मिली इस बैंक की। एवं रूस एवं ब्राज़ील को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रथम संचालन मिले। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी क्षेत्रीय मुख्यालय रखा गया। एक अफ्रीकी क्षेत्रीय मुख्यालय रखा गया, कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। सभी को कुछ ना कुछ मिले। अब इसके अंतर्गत एक आता है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो हम समझते हैं कि ब्रिक्स के अंतर्गत CRA क्या है। तो यह जो CRA है यह एक तरह का कोष है जिसमें आकस्मिक आर्थिक विपत्ति, जितने भी विपत्तियां हैं वे अगर आती है तो उससे बचने के लिए एक कोष बनाया गया है। इसके अंतर्गत वैश्विक वित्तीय संगठन की संभावनाओं के मद्देनज़र ब्रिक्स राष्ट्रों ने वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था फोर्टोलेजा में, उसी के अंतर्गत इस पे सहमति जताई थी। तो यह भी आपको याद रखना है, CRA को 2014 से रिलेट करके। आगे यहाँ पे बताया गया है कि CRA का उद्देश्य भुगतान संतुलन, संकट की स्थिति में कम करने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में मदद के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालीन मौद्रिक सहायता प्रदान करना। अगर पूछा जाए कि शुरुआत में इसकी जो क्या कहते हैं आकार कितना था, तो लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर इसके आकार रखा गया था। यह जो आकस्मिक फंड था इसके अंतर्गत सभी देशों का क्या था, तो बराबर बराबर शेयर था। तो आप इसे समझ सकते हैं, इसे 5 से डिवाइड करके। यहाँ पे आप कोई एक अन्य बात जानना है क्या, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या एक रेटिंग एजेंसी है, मूडीज़ भी रेटिंग एजेंसी है। ये कहाँ की है, तो पश्चिमी जितने भी वेस्टर्न कंट्री है वहाँ की मूडीज़ और स्टैंडर्ड पुअर क्या है, तो वहाँ की एजेंसियाँ हैं। ये इनका विरोध किया गया ब्रिक्स के द्वारा और भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो यह ब्रिक्स की अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो इस तरह की क्या करता है, तो रेटिंग को लाता है। तो आप इसे भी समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जीके के तौर पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिक्स को R5 के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, R5 को। अब चलिए R5 से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जितने भी 5 इसके देश हैं उसकी जो मुद्रा है आप देखिए R से स्टार्ट होता है। जैसे ब्राज़ील का है जो ब्राज़ीलियन रियाल है, तो ये भी R से। रसिया का रूबल है यानी कि रसियन रूबल, ये भी R से स्टार्ट हो रहा। इंडिया का इंडियन रूपी है, ये भी R से। और चाइना का रेन मिनबी, साथ ही साउथ अफ्रीका का क्या है, रैंड है। तो ये सभी R से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं ये जितने भी जो संगठन है ब्रिक्स का, उसके जो सम्मेलन हुआ उसको थोड़ा आप देख लीजिए। फर्स्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट कहाँ हुआ था, रसिया में। इसके अलावा सेकंड ये सब आप ऐसे ही देख सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट में हुआ है उसे आपको याद रखना है। चलिए रिसेंट वाले को हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो 11th जो हुआ था ब्राज़ील में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो जायर बोल्सोनारो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो 12वां 2020 का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो ये रसिया। ये तिथि आपको याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रसिया वाला आप याद रखिएगा। इसमें जो SCO है यह भी जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी उसमें ज्वाइंट करेगा। तो ये भी आपको जानना है।
उसमें ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 2019 में हुआ था और लगभग 2020 में होगा, उसमें यही सभी भाग लेंगे। तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन कौन है। तो ये देखिए ब्राज़ील के जो अभी राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन है, तो जेयर बोल्सोनारो, ये प्रेसिडेंट है ब्राज़ील को, तो ये भी याद रखना है। रसिया के कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। भारत को तो नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति नहीं हमारे, चूँकि वास्तविक अध्यक्ष कौन है हमारे देश के, प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो इसलिए यही उसको यहाँ पे सुशोभित करते हैं। इसके साथ ही चाइना का आप देख लीजिए, तो शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, और साउथ अफ्रीका का सिरिल रामाफोसा। तो ये पांचों का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी खबरों में रहेगा, तो इन सभी को यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक भी करिए। धन्यवाद।